नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल का ये जीके जीएस के खूबसूरत से सेशन में फिर से एक बार एक नए क्लास के साथ आपका स्वागत है साथियों, जो कि आज हम लोग सेट नंबर 11 करने वाले हैं। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 10 तक जो है सेट हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे साथियों। और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग लास्ट ईयर आपका जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं PYQ, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका जो आने वाला RPF का एग्ज़ाम है, उसके एग्ज़ाम के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में। तो शुरू करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन क्या है कि पूर्व नियोजित क्रम यानी कि सटीक क्रम जिसको बोला जा रहा है कि भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं साथियों। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है कि पूर्व नियोजित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं साथियों। कौन सा हो जाएगा? मिश्रित खेती, मूर्धन्य, या फिर मिश्रित फसल, या फिर अंतः फसल। क्या हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा, ये इससे आपको ध्यान रखना है कि विभिन्न फसल से आपको फसल में टिक करना है, यानी कि विभिन्न मतलब अलग अलग कई प्रकार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हम लोग का मिश्रित फसल। क्या हो जाएगा? मिश्रित फसल हम लोग का सही उत्तर जो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग का जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये साथियों हम लोग का क्या हो गया? मिश्रित फसल हो गया। तो मिश्रित फसल से रिलेटेड हमारा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी आप एक बार जो है इसको आराम से आप देख सकते हैं। जैसे कि अंतः फसल सहित जो मिश्रित फसल क्या प्रणालीगत कृषि उत्पादन का सबसे पुराना रूप है ये। ठीक है, और इसमें एक ही क्षेत्र में एक साथ एक ही प्रजाति के 2 या 2 से अधिक प्रजातियों या किस्मों को जो है यहाँ पर शामिल किया जाता है। किसमें? ये अंतर फसल या फिर मिश्रित फसल में। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार आराम से देख लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अनुक्रम फसल के बारे में भी यहाँ पर अब दिया गया है। अनुक्रम फसल किसे कहते हैं? तो अनुक्रमित फसल एक फसल वर्ष के भीतर आपका फसलों का क्रम से उगाने को संदर्भित करता है। एक फसल को दूसरे फसल के बाद जो है यहाँ पर बोया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रम फसल बोलते हैं। उसी प्रकार से साथियों आपका अंतर फसल किसको कहा जाता है? तो अंतर फसल जो है, अंतर फसल 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रथा। अंतर फसल सबसे आम लक्ष्य संसाधनों का उपयोग करके भूमि के जो है दिए गए एक टुकड़े पर अधिक उपज को उत्पादन करना है, जो अन्यथा एक ही फसल द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा। ये हमारा क्या है? अंतर फसल। तो इस प्रकार से हमने जो है पहला क्वेश्चन में इतना कुछ हम लोग देख लिए हैं। अब साथियों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है कि मिट्टी में डैश नामक जैविक पदार्थों के भाग होते हैं। साथियों ये आपको बताना है कि मिट्टी में हम लोग का कौन सा जो है जैविक पदार्थों का पार्ट होता है। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग का जो ऑप्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका धूल होगा, खनिज होगा, या फिर सेल होगा, या बांध होगा। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हम लोग का निकल के आ जाएगा, आपका धूल हो जाएगा। ठीक है, धूल होगा, जो कि आपके क्या बोला? मिट्टी के धूल नामक जो जैविक पदार्थों के भाग है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आप देख सकते हैं। धूल मिट्टी, सेल और अन्य सामग्रियों के छोटे छोटे कणों का मिश्रित जो वायु में क्या है? उड़ जाते हैं, या क्या बोल रहा है? परिलक्षित हो जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको भी आप एक बार आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। और खनिज स्वाभाविक रूप से क्या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनकी एक क्या है? निश्चित रासायनिक संरचना और क्रिस्टल संरचना होती है। ठीक है साथियों, और सेल तो आपको पता है कि यह स्वाभाविक रूप से खनिजों का एक ठोस रूप है सेल। और बांध तो हो क्या है? बांध कृत्रिम संरचना है, जो पानी को क्या कहता है? प्रवाह को नियंत्रित यानी कि रोक कर रखा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को हम लोग बांध बोलते हैं। तो इतना कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या बोला जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है साथियों? तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है आपका सांख्यिकी की जो पुस्तिका है कौन प्रकाशित करता है? तो ये हमारा
कौन प्रकाशित करता है? आरबीआई प्रकाशित करता है, ध्यान रखना, ठीक है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 को स्थापना हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आरबीआई की जो केंद्रीय बैंक संस्था है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मुद्रित नीति और विनियमन के लिए क्या होता है? ये जिम्मेदार होता है, ठीक है साथियों। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? तो ये मसौदा समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। B.R. अम्बेडकर जो कि 1947 में जो गठित मसौदा समिति था उसका क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। B.R. अम्बेडकर हम लोग का सही उत्तर हो गया, जो कि मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे हैं और वह एक समाज सुधारक और एक क्या है? एक दलित नेता थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वह क्या थे? एक दलित नेता थे जिन्होंने अपने समुदाय के सदस्यों के द्वारा क्या सामना की जाने वाले असमानता भेदभाव के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी। किसने? ये B.R. अम्बेडकर ने। नेहरू सरकार ने पहले केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और भारत के संविधान के प्रमुख वस्तुकार थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेहरू सरकार में, मतलब नेहरू जी का जब सरकार चल रहा था उस समय वह केंद्र कानून और न्याय मंत्री और उसके साथ साथ और भारतीय संविधान के प्रमुख वस्तुकार भी कौन रहे थे? तो B.R. अम्बेडकर। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। आगे देख लेते हैं। अगला हम लोग का मुख्य बिंदु क्या है? भारत के वित्त आयोग की स्थापना B.R. अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। किसमें? वित्त आयोग में। ये भी आपको ध्यान रखना है और उनके विचारों उपयोग तब तक किया गया था जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर जो है जो मसौदा समिति का गठन है ये कब? ये 29 अगस्त 1947 को समिति का जो अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया था। और यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हो सकता है? तो यहाँ पर साथियों आपका और महत्वपूर्ण फैक्ट ये आपका स्टार मार्क कर लीजिए। आपको पूछा जा सकता है कि जो समिति के अन्य सदस्य थे, जिनमें अन्य सदस्य कितने थे? 6, और B.R. अम्बेडकर को मिलाकर यानी कि अध्यक्ष को मिलाकर हम लोग का टोटल कितने हो जाएंगे? तो टोटल हमारा 7 सदस्य थे। किसमें? आपका मसौदा समिति में। यह भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें अन्य सदस्य के बारे में अगर देख लेते हैं तो कौन कौन थे? K.M. मुंशी थे, मोहम्मद सदुल्ला था, ठीक है, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद गोपाला स्वामी अयंगर और उसके बाद आपका माधव राव। ये 6 अन्य सदस्य थे, इनको भी ध्यान रखना। और उन्होंने जो है B.L. मित्तल और मित्तर का स्थान लिया था। ये भी आपको जो कि स्थापना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये आपका इम्पोर्टेंट बिंदु हो सकता है जो कि मरणोपरांत उन्हें क्या मिला था? उन्हें भारत सरकार यानी कि जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हमारा भारत का वो कब मिला था? तो ये 1990 मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना। और जो है उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी। ये भी आपको पूछा जा सकता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रध्वज व हक समिति के जो है यहाँ पर समिति के प्रमुख रह चुके हैं। कौन? ये राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा पर बात करते हैं तो ये यहाँ पर जो है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में कब चुने गए थे? तो ये 9 दिसंबर 1946 को। अब पहली बैठक में सबसे पहले बड़े सदस्य रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित यहाँ पर कौन संविधान सभा का समिति रह चुके हैं? संविधान शक्ति समिति और राज्य समिति के जो है यहाँ पर नेतृत्व किए थे। किसने? ये जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना। संघ में आपको क्या करना है? जवाहरलाल नेहरू दोनों संघ है, ये देख सकते हैं, ये राज्य वाला इसमें भी, ठीक है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है कि कोलाइड एक डैश है। ये भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कोलाइड हम लोग का क्या है साथियों? तो कोलाइड आपका क्या है? कोलाइड एक आपका विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। कोलाइड क्या है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। आइए इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो ये कोलाइड हमारा क्या हो गया? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण हो गया। और एक कोलाइडियन घोल एक विषमांगी मिश्रण होता है दूध की तरह। अब साथियों यहाँ पर कोलाइड के बारे में यहाँ पर 2 पदार्थों का मिश्रण और यहाँ पर जिनमें सूक्ष्म रूप से फैले हुए अघुलनशील कणों वाला एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या होते हैं? ये निलंबित रहता है।
अब साथियों आगे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका समांगी मिश्रण पर चर्चा करते हैं। तो समांगी मिश्रण हम लोग का क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है जिसमें इसके घटक समान अनुपात में मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। उसी प्रकार से अगला बिंदु क्या है कि एक मिश्रण धातु को एक सजातीय मिश्रण माना जाता है। और समांगी मिश्रण के उदाहरण में जैसे वर्षा जल, सिरका, वायु, लवणीय विलयन, इस प्रकार से जो है समांगी मिश्रण का आपका एग्जाम्पल रहा है। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या है कि विश्व में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है साथियों। तो विश्व में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक किसका, मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका साथियों ये दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन हो जाएगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है यहाँ पर करता है। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण भंडार यहाँ पर जाना जाता है, जो कि इस विश्व में स्तर मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई स्क्रीन पर है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आम की वर्षा जो है हो रही है। ठीक है, आम की बारिश हो रही है साथियों। तो आम की बारिश कहाँ पर हो रही है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आम की बारिश हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो आम की बारिश जो है यहाँ पर केरल हो जाएगा, आम की बारिश केरल सही उत्तर हो गया। अब देख लेते हैं जैसे कि मानसून प्रकार की जलवायु देश भर में एक अलग अलग मौसमी पर्यटन की विशेषता है, जो कि जून में शुरुआत होती है और उत्तरी मैदानी के इलाकों में कम दबाव की स्थिति हो जाती है, जो ये मानसून के बारे में। अब साथियों यहाँ पर 3 प्रकार के जो है मानसून की वर्षा जो है 3 चरण में होती है, जैसे मानसून से पहले वर्षा, उसके बाद मानसून की वर्षा और मानसून के बाद की वर्षा, यानी कि वर्षा का जो है यहाँ पर 3 प्रकार, यहाँ पर 3 चरण में जो है आपका होता है। जैसे मानसून से पहले एक वर्षा, मानसून वाला एक वर्षा और उसके बाद मानसून से बाद वाला एक वर्षा। ठीक है, अब साथियों देख लेते हैं जैसे कि मानसून से पहले वाला वर्षा के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो मानसून से पहले जो है यहाँ पर दक्षिण भारत में, चलिए मानसून से पहले दक्षिण भारत में साथियों यहाँ पर यानी कि मानसून आगमन से पहले दक्षिण भारत में यहाँ पर जो केरल और आसपास के कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्सों में जो है विशेष रूप से शाम और रात में जो है तूफान आते हैं। ठीक है, अब इन मानसून से पहले की वर्षा को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जो मानसून से पहले की जो वर्षा होती है उसको हम लोग कई प्रकार के नामों से जो है जाने जाते हैं। जैसे असम में चाय की बौछार, ये चाय, जूट और चावल के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में जो है आम की वर्षा से आम जल्दी जो है पकने में मदद होती है। ये साथियों इम्पोर्टेंट है, यही हम लोग को पूछा जा रहा है कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में आम की वर्षा से आम जल्दी पकने में मदद होती है, ये केरल में, जो कि आपका मानसून से पहले वाला है। अब साथियों केरल और आसपास के क्षेत्रों में जो है आपका चेरी ब्लॉसम, ये आपका महत्वपूर्ण है। ये आपका चेरी ब्लॉसम जो है साथियों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है। चेरी ब्लॉसम जो कॉफ़ी के बौछार, केरल और आसपास के क्षेत्रों में चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफ़ी के बौछार, या यहाँ पर अगला क्या दिया है ब्रैकेट में, कॉफ़ी के बागानों के लिए अच्छा है ये चेरी ब्लॉसम। ठीक है साथियों, अब चेरी ब्लॉसम अगर पूछा जाएगा तो ये केरल आपको टिक करना है। अब साथियों जैसे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर विशेषकर केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व की वर्षा जो है ये आम है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये हमारा पूछा गया है। ये आमों को जल्दी पकने में मदद करते हैं और अक्सर इन्हें आम की वर्षा कहा जाता है। ठीक है, इसे अक्सर जो है आम का वर्षा कहा जाता है, जो कि मानसून से पहले की वर्षा होती है। ठीक है, जो केरल और कर्नाटक इस सब के क्षेत्रों में यहाँ पर जो है आती है। ठीक है साथियों, अब उत्तर भारत पर बात करते हैं। तो उत्तर भारत का हम लोग नज़रिया देख लेते हैं। अब साथियों कभी कभी जो है नमी से भरी पवनें गर्त की परिधियों के आकर्षित होती है। शुष्क और नम जो है राशियों के बीच यह अचानक बड़ी तीव्रता से स्तनीय प्रवाह को जन्म लेती है। अब ओलावृष्टि से जुड़े ये जो है मूसलाधार बारिश, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब साथियों यहाँ पर अगला देख लेते हैं। तो अगला हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा उसी को सिर्फ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है साथियों,
तो यहाँ पर उतना, हाँ यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि इस प्रकार के स्थानीय जो है जो हमारा उत्तरी क्षेत्र में स्थानीय रूप से काल वैसाख यानी कि वैशाख के महीने में, काल वैसाख यानी कि वैशाख के महीने की एक आपात कहा जाता है, जिसको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। असम में इन तूफानों को क्या बोला जाता है कि बारडोली चेरा या बरडोलीचा के नाम से जाना जाता है। किसमें? असम में जो है इन तूफानों को बरडोली चेरा या फिर बरडोलीचा के रूप में जाना जाता है। साथियों ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में जो है ये काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है साथियों, ठीक है। जो मौसम मानसून से पहले की घटना, हम लोग का जो मानसून से पहले हम लोग का जो बारिश होता है, जिसको काल वैसाखी के नाम से आपका जाना जाता है, जो वैशाख महीने की आपात भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों? तो पूछा जा रहा है कि किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा था? सार कहा है, तो किसने साथियों आपका प्रस्तावना को जो है आपका सार कहा है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो साथियों इसमें से हमारा सही उत्तर निकल के आ जाएगा आपका सर अर्नेस्ट बर्गर ने जो है आपका भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जो है क्या कहा? आपका सार कहा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या निकल के आ गया? अर्नेस्ट बर्कर ने जो है प्रस्तावना को क्या कहा है? आपका सार कहा है, ध्यान रहेगा। अब साथियों देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कई लोगों द्वारा संविधान का सार कहा गया है, जैसे जिसमें शामिल आपका क्या है? पालखी वाला, N.A. पालखी वाला ने जो है यह संविधान के प्रख्यात क्या न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ, जिन्हें प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा। संविधान का अगर पहचान पत्र किसने कहा है ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो उसमें पालखी वाला ने जो है संविधान का पहचान पत्र कहा है, किसको? प्रस्तावना को। अब साथियों देख लेते हैं कि सिरवई ने क्या कहा था। तो सिरवई ने जो है प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान का आत्मा कहा था। संविधान का आत्मा किसने कहा अगर पूछा जाएगा? तो संविधान का आत्मा जो है ये आपको बताना है कि सिरवई ने कहा था, ठीक है। पूर्व सॉलिसिटर जनरल थे, ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब साथियों के एम मुंशी ने क्या कहा था प्रस्तावना को? तो आपको बताना है कि एम मुंशी ने जो है मंत्र कहा था, ठीक है, जो कि एक स्वतंत्र सेनानी और संसद रह चुके हैं, जो कि प्रस्तावना को क्या कहा? मंत्र कहा। तो साथियों आपको बताना संविधान का पहचान पत्र कितने कहा है? तो पालखी वाला ने कहा। अब अगर पूछा जाएगा कि संविधान का आत्मा किसे कहा? तो सिरवई ने कहा। अब उसके बाद अगर मंत्र किसने कहा है? तो ये आपका मुंशी ने कहा, ठीक है, याद रहेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर जो बर्कर है, बर्कर ने हमारा क्या कहा था? संविधान की प्रस्तावना को सार कहा था, ध्यान रहेगा। अब साथियों यहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित कुछ परिचय भाग भी यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे प्रस्तावना जो संविधान का क्या है? परिचय, यह परिचय भाग है, ठीक है, जहाँ पर आपका मूल उद्देश्य, मार्गदर्शक सिद्धांतों को जो यहाँ पर निर्धारित करता है। और प्रस्तावना का कोई मूल कानून नहीं है, बल्कि यह संविधान का एक क्या है? महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना। भारतीय संविधान का प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तावना में क्या लिखा गया है ये आपको क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी है। हम भारत के लोग संप्रभुता, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि कौन सा मिट्टी जो है जिसको पुनर्जागरण का के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसमें सामाजिक आर्थिक शिथिलता होना चाहिए, नहीं, जलीय शिथिलता हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जलीय शिथिलता हो जाएगा, जो कि जलीय शिथिलता के मिट्टी के आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। किसको? तो ये हमारा जलीय शिथिलता को, ठीक है। अब साथियों आगे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड हमारा जो फैक्ट है ये आप देख सकते हैं। जलीय शिथिलता के एक क्या है? एक पाद है जो ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जहां मिट्टी बहुत गीली या सूखी होती है, जिससे फसल की विफलता, कटाव और जो है जल भराव सहित कई समस्याएं हो सकती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जलीय शिथिलता में, ठीक है साथियों। अब पुनर्जागरण के शब्द का जो प्रयोग यहाँ पर जो है
पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग जो है अक्सर किसी चीज़ के नए सिरे से रुचि के अवधि का वर्णन करता है। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब फिर से आपका दोबारा रिपीटेशन के बारे में यहाँ पर जिक्र करता है, करने के लिए क्या जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपदा प्रबंधन इस सब के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या है कि सागौन, साल और शीशम जैसे जो वृक्ष है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं साथियों। तो जो सागवान होते हैं, साल होते हैं और ये शीशम, ये जो वृक्ष होते हैं ये किस प्रकार का जो वन है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो कौन से प्रकार का जो वनों में जो है ये सागवान, साल और शीशम का जो है पेड़ आपको देखने को मिलता है। तो ये साथियों आपका बताना है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पर जो है ये सागवान, साल और शीशम जैसे जो वृक्ष है ये आपको देखने को मिलते हैं साथियों। ठीक है, आइए अब आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इनमें साथियों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि किसको बोला जाता है। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में सबसे विस्तृत वन है, यानी कि भारत में सबसे विस्तृत वन, ये मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती शब्द का अर्थ होता है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रति वर्ष अपने पत्तियों गिराने वाले की क्षमता संबंधित है, जिसको पर्णपाती बोला जाता है। और ऐसे क्षेत्र में फैले हुए जहाँ पर साथियों आपका 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच जो है यहाँ पर वर्षा यहाँ पर देखा जाता है। कौन सा, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, अब महत्वपूर्ण प्रजातियाँ यहाँ पर ये सब आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे हम लोग के यहाँ पर और थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी थोड़ा आप आराम से देख सकते हैं कि जो शुष्क पर्णपाती वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कितना कितना परसेंटेज है, ये भी आपको यहाँ पर पूरा दिया गया है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये भी आपका दिया गया है। अब साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा। तो साथियों आपको बताना है कि कौन सा जो है यात्री जिन्होंने तेलुगु भाषा को पूर्व का क्या कहा था, तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, तो इनमें हो जाएगा हमारा निकोलो कंटी, हॉकिंस या फिर बारबोसा या हैंसंग। तो कौन हो जाएगा साथियों, तो तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी किसने कहा था, चलिए देख लेते हैं। तो तेलुगु भाषा को इतालवी जो है यहाँ पर निकोलो कंटी के द्वारा आपको कहा गया था। ठीक है, तेलुगु भाषा को इतालवी निकोलो कंटी के द्वारा आपको यहाँ पर पूर्व का इतालवी कहने वाला जो तेलुगु भाषा को निकोलो कंटी, और जो कि यहाँ पर जो संदर्भित निकोलो कंटी कहाँ से था, तो निकोलो कंटी आपका इटली से था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब साथियों यहाँ पर निकोलो कंटी के बारे में, यहाँ पर जो निकोलो कंटी था ये निकोलो कंटी देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान जो है यहाँ पर आपका भारत का दौरा किया था। कब, देवराय प्रथम के शासनकाल में। ये आपका टाइम पीरियड है। निकोलो कंटी कहाँ का था, तो निकोलो कंटी ये आपको ध्यान रखना है साथियों, निकोलो कंटी आपका इटली से था। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। विलियम हॉकिंस पर बात करते हैं। तो विलियम हॉकिंस जो है ये अंग्रेज व्यापारी और यात्री थे जो 17वीं शताब्दी में आपका भारत आया था मुगल दरबार में। ठीक है, अब जो बरबोसा था, बरबोसा कहाँ से था, तो बरबोसा साथियों आपको पुर्तगाली था। ठीक है, बरबोसा कहाँ से था, तो ये पुर्तगाली था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बुक ऑफ डुआर्टे बरबोसा नामक जो है इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हैंसंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ पर भारत आया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, मतलब कौन सा राज्य में स्थित है साथियों। तो डॉक्टर सलीम अली जो पक्षी अभयारण्य है ये हमारा गोवा में स्थित है। ध्यान रहेगा, सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है ये गोवा में स्थित है। सलीम अली में अगर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाएगा तो ये क्या कहाँ हो जाएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर तरफ हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है ये गोवा में जो है ये नाम से जो है प्रसिद्ध पक्षी सलीम अली मोइजुद्दीन अली के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है,
अब गोवा जो है मंडवी नदी के किनारे चारोवा द्वीप के पश्चिम भाग में ये स्थित है साथियों, और जो कि एस्टुअरी मैंग्रोव आवास है। अब साथियों आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग का भारत का बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत के बर्डमैन के रूप में जो है आप बोल सकते हैं किसको, ये सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण उद्यान है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो तमिलनाडु बताना है आपको। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल और बन्नरघट्टा जैसे राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है साथियों। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी साथियों, आपको बताना है। तो 1943 में जो है आपको बताना है कि समांतर सरकार की जो है स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये सतारा में की गई थी। आपको ध्यान रखना है कि सतारा में जो है 1943 में सतारा जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1942 में जो है यहाँ पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर प्रति सरकार केंद्र बन गया था। ठीक है, सतारा जिले। अब साथियों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और क्या हो सकता है यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो सकता है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 1912 में देश ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो है तैराकी में भाग लिया था। तो साथियों आपको बताना है कि 1912 में जो है तैराकी में कौन जो है सबसे पहले पहली बार तैराकी में भाग लिया था, तो महिलाओं ने जो है 1912 में तैराकी में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे इससे रिलेटेड हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये साथियों आपका 1912 में जो है ओलंपिक में महिलाओं ने तैराकी में भाग लिया था, ध्यान रहेगा। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओलंपिक खेलों से संबंधित प्रत्येक 4 वर्ष में होने वाला ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल उत्सव है। और यहाँ पर जो है ग्रीस से इसका पहली बार जो है शुरुआत हुआ था। और साथियों आपको बताना है कि 1896 में जो है पियरे डी कोवर्टिन के द्वारा आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो है पुनर्जीवित किया गया था। कब से, तो 1896 से। किसका द्वारा, तो पियरे डी कोवर्टिन के द्वारा आधुनिक ओलंपिक खेल का जो है इसको जानक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और प्रत्येक 4 वर्ष में जो है ये ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है। और ओलंपिक में जो है शांति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे ओलंपिक खेल एक क्या है, वैश्विक आयोजन है जो विश्व भर में खिलाड़ियों को एक साथ लाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, जिसमें ओलंपिक में हम लोग टोटल जो है कितने कलर का आपको इस प्रकार का रिंग जो है एक दूसरे से यहाँ पर जो सटा हुआ देखने को मिलता है। तो टोटल साथियों आपका 5 रिंग एक दूसरे के साथ आपका जो है यहाँ पर साझा करता हुआ देखने को मिला, जिसमें प्रत्येक जो अलग अलग कलर अलग अलग महादेश को दर्शा रहा होता है। जिसमें नीला जो है, नीला आपका यूरोप को दर्शाता है, पीला हमारा एशिया को दर्शाता है जिसमें हम लोग को भारत आता है, और काला आपका अफ्रीका को दर्शाता है, हरा ओसेनिया को दर्शाता है यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, और लाल हो जाएगा साथियों अमेरिका को। तो ये आपको ध्यान रखना है, लाल अमेरिका, हरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया यानी कि ओसेनिया, काला अफ्रीका, पीला हमारा जो भारत जहाँ पर है एशिया, और नीला हो जाएगा आपका यूरोप। ध्यान रहेगा 5 आपका रिंग्स होते हैं अलग अलग महादेश को दर्शाते हैं। ठीक है, अब साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो रिंग है अब देख सकते हैं कि अलग अलग। अब साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्र किस गुफा में मिलता है साथियों। तो कैलाश पर्वत को जो हिलाने वाले जो है रावण का चित्र साथियों ये कौन सा गुफा में, तो ये आपको बताना है कि एलोरा का गुफा में जो है ये कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का जो है चित्रण देखने को मिलता है। कहाँ, एलोरा की गुफा में, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यहाँ पर जो है एलोरा का गुफा है, जो कि कहाँ है, तो महाराष्ट्र में आपको बताना है। जहाँ पर साथियों आपका हिंदू बौद्ध जैन गुफाओं के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध, जिन्होंने सदियों के अवधि चट्टान को उकेरा था। और यहाँ पर जो है गुफा 16
शिव को समर्पित करता है, जो कि हिंदू गुफा मंदिर है साथियों, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब एलोरा का सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली गुफा मंदिरों में से एक है, कौन? ये एलोरा। आगे साथियों देख लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और साथियों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आपका उदयगिरी कहाँ है, तो आपको बताना है कि उदयगिरी जो है, उदयगिरी की गुफा कहाँ है, तो उदयगिरी की गुफा आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में है, और जिसको हिंदू धर्म के लिए यहाँ पर जो है इन गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर सहित कई हिंदू मंदिर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और साथियों जूनागढ़ का गुफा जो है कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात, जो कि हिंदू और जैन के लिए आपका जो गुफा है यहाँ पर महाकाली की गुफा सहित जो हिंदू जैन का यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर भी है। अब साथियों बाघ की गुफा के बारे में देखा जाए तो बाघ की गुफा का कहाँ है, तो बाघ का मध्य प्रदेश भारत हिंदू के लिए इन गुफा में कई हिंदू और मंदिर जिनमें प्रसिद्ध बाघ गुफा मंदिर के भी आपका कहा शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। तो इस प्रकार से साथियों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और यदि सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, और उसके साथ साथ थोड़ा पसंद आया तो लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।